कक्षा 6 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हेलो अध्यापक में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पेपर के बारे में, जिस प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे, वो कक्षा 6 के हिंदी का हाफ ईयरली का आपका पेपर है। तो आइए देखते हैं इस पेपर। जैसे कि पहले आपको पता है, ये टोटल जो है 60 मार्क्स का होगा और आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा। सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रातःकाल समय प्रातःकाल का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे समय सैर करने से हमारा तन और मन दोनों लाभान्वित होते हैं। शरीर से आलस्य दूर होकर चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। जब शरीर स्वस्थ हो तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित रहता है, चेयरफुल रहता है। प्रातःकाल शरीर को प्रदूषण रहित शुद्ध वायु प्राप्त होती है, जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है। मतलब हमें फ्रेश एयर मिलती है और उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। पाचन शक्ति यानी डाइजेशन बढ़ता है। प्रकृति की सुंदरता भी आनंदित करती है। नेचुरल ब्यूटी जो है आपको खुश करती है। जिस प्रकार निरंतर अभ्यास मनुष्य को पारंगत बनाता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन सैर भी मनुष्य को तंदुरुस्ती प्रदान करती है। तो ये कह रहा है, जिस प्रकार अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप जो है परफेक्ट बनते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह की सैर करेंगे तो आपका जो है हेल्थ मिलेगी। प्रातःकालीन सैर हमारा शारीरिक विकास करने के साथ साथ हमें प्रसन्नता भी प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा समय सैर करने के लिए उत्तम होता है? प्रातःकाल, दोपहर, शाम या रात? तो करेक्ट आंसर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है प्रातःकाल। दूसरा, सैर करने से हमें क्या लाभ होता है? चुस्ती फुर्ती का संचार, मन प्रफुल्लित, तन और मन दोनों लाभान्वित होते हैं, या उपरोक्त सभी जी, ये सारे ही बेनिफिट हमें मिलते हैं। थर्ड है, प्रातःकाल सैर करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है? गर्म धूप, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन। तो हमें शुद्ध वायु मिलती है। फिफ्थ है, शुद्ध वायु से क्या होता है? दोषों का निवारण, दुखों का निवारण, रोगों का निवारण, बुराइयों का निवारण। तो ये रोगों का निवारण करने में सहायक सिद्ध होती है। फिफ्थ है, प्रातःकालीन सैर मनुष्य को क्या प्रदान करती है? प्रसन्नता, सुंदरता, धन, वैभव। तो ये प्रसन्नता प्रदान करती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। ये एक पोएम का हिस्सा है। मत काटो ये पेड़, सचमुच तुम बहुत पछताओगे। बोलो फिर किसकी गोद में सिर छुपाओगे। शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे फिर फल। कहाँ से मिलेगा शस्य श्यामला को सींचने वाला जल। रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से उमड़ घुमड़ बादल। थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ से श्रमहारी छाया। तो पहला प्रश्न है, कवि ने छाया को श्रमहारी क्यों कहा है? श्रमहारी का मतलब होता है थकान मिटाने वाला। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मजदूरों की छाया। छाया थकान मिटाती है, पेड़ छाया देते हैं, या मुसाफिर रास्ते में रुकते हैं। तो ख जो है सबसे सटीक उत्तर है। पेड़ ना रहने पर खेतों का क्या होगा? तो खेत रेगिस्तान में बदल जाएंगे, है ना। खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। थर्ड, पेड़ों को काटकर मनुष्य को क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि समस्त पेड़ कट जाएंगे, क्योंकि सारी धरती रेगिस्तान बन जाएगी, क्योंकि पेड़ों के लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। इनमें से कोई भी नहीं। तो क्योंकि पेड़ों के लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। फोर्थ है, पेड़ों के ना रहने का क्या परिणाम होगा? छाया, फल, जल पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। छाया खत्म हो जाएगी, बादल और वर्षा नहीं रहेगी, छाया और अशोक नहीं रहेंगे। तो छाया, फल और जल पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, यही सबसे सटीक ऑप्शन है। तब्दील का अर्थ क्या होता है? तब्दील का अर्थ होता है बदल जाना। तो रुकना, खो देना, बदलना, पछताना। तो बदलना आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं भाषा की बात, व्याकरण। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामर के, हमें इनको करना है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। सफलता का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे। तो सफलता का विलोम शब्द होगा असफलता। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को, सर्वनाम के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को, किसी काम को करने वाले शब्द को, या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के आदि के नाम को। थर्ड है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विशेषण। निम्न में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। गर्बीली, गर्बीली, घरबीली कोई नहीं।
तो गर्वीली का मतलब होता है गर्व करने वाली, और वो जो है बड़ी ई की मात्रा होती है उसमें, तो ये आएगा गर्वीली, करेक्ट है। छोटा करने का अर्थ है, छोटा मतलब संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो छोटा करने का मतलब होता है संक्षेप करना, विस्तार होता है बड़ा, विग्रह मतलब तोड़ना या डिवाइड करना, हिस्सों में बांटना। सिक्स्थ है, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अचानक क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, या कोई नहीं है? तो ठंड बढ़ गई है, बढ़ना जो है वो क्रिया होती है, और जो क्रिया की विशेषता बताया कि कैसे बढ़ गई है वो क्रिया विशेषण होता है। मतलब ये जो है यहाँ पर एडवर्ब है। वर्ब क्या है? बढ़ना। और वर्ब जो है, जो बढ़ना है वो कैसे हो रहा है? वो एकदम अचानक हुआ है, तो ये एडवर्ब है। तो इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। सेवंथ है, पूर्णिमा को चांद कैसा नजर आता है? आधा नजर आता है, पूरा गोल, तिरछा, या कोई नहीं? तो पूर्णिमा को चांद पूरा गोल नजर आता है। एट है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तुम, राधा, चलना, या सभी? तो तुम जो है वो सर्वनाम है। नाइन्थ है, हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ साफ करने का मतलब तुरंत लेना, चोरी करना, घबरा जाना, या हाथ धोना? हाथ साफ करने का मतलब होता है चोरी करना। दसवां है, 2 किलो अनाज दे दो। इसमें ये कौन सा विशेषण है? 2 किलो जो है वो कौन सा विशेषण है? निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक, सर्वनाम, निश्चित परिणामवाचक, या संख्यावाचक? तो यहाँ पर आप जो है इस दो से धोखा मत खा जाना। आप ये मत सोच लेना कि ये संख्या है। यहाँ पर हो रहा है किलो, और किलो जो है वो मेजर करते हैं हम, तो वो परिणाम है, परिणाम वाचक है वो। ये काउंटेबल नहीं है ना? 2 किलो का मतलब वो काउंटेबल नहीं है, मेजरेबल है। तो इसको निश्चित परिणाम वाचक कहा जाएगा। आगे आपकी जो नई बुक है मल्हार, उस पर आधारित कुछ आपको यहाँ पर पठित गद्यांश मिलेंगे। तो ये आपकी बुक का ही है। पहले जो आपने पढ़े वो बुक के नहीं थे। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक छटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। तो ये गोल वाला जो चैप्टर है आपका, जिसमें मेजर ध्यानचंद है, उससे ये चैप्टर उससे यहाँ से लिया हुआ है। आइए देखते क्वेश्चंस। खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर लेखक ने क्या कहा? मैं तुम्हें खेल में हराऊंगा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर है तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। सेकंड है, लेखक ने बदला कैसे लिया? उसने 6 गोल कर दिए। हाँ, उसने 6 गोल कर दिए। थर्ड है, खेल के अंत में लेखक ने उस खिलाड़ी से क्या कहा? तुम्हारी वजह से मैं हार गया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें और गोल करूंगा। तुम्हारे साथ खेल में गुस्सा ठीक नहीं, मैंने बदला ले लिया है। फोर्थ, लेखक का बदला लेने का तरीका किस बात को दर्शाता है? गुस्से का प्रदर्शन, खेल में उत्कृष्टता और ईमानदारी, प्रतिशोध और सुधार, विनम्रता और क्षमा। इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से खेल में उत्कृष्टता और ईमानदारी है। फिफ्थ है, लेखक के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति क्यों डरता रहता है? यहाँ पर एक्चुअली अच्छा नहीं आएगा, यहाँ पर बुरा आएगा, है ना? तो आप इसको अच्छे की बजाय इसको मानकर चलो कि ये बुरा बात। लेखक के अनुसार एक बुरा व्यक्ति क्यों डरता रहता है? क्योंकि वह खेल में हारता है, क्योंकि उसे हर समय जीतना होता है, क्योंकि उसे दूसरों की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे चिंता रहती है कि उसके साथ भी बुरा हो सकता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आपको आपकी ही बुक से एक पोएम का एक पठित पद्यांश मिलेगा, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। और इसी के साथ दूसरा अटैच कर दिया है यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सन, सून है वैसे यहाँ, है ना, सन नहीं है, सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो एक साथ मिलाकर और इसको एक पद्यांश बनाकर इसके कुछ प्रश्न आपसे पूछे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं।
पहले दोहे में रहीम प्रेम के बारे में क्या बात करते हैं? प्रेम एक मजबूत संरचना की तरह है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। प्रेम नाजुक होता है और एक बार टूटने के बाद इसे ठीक करना मुश्किल होता है। प्रेम को नजरअंदाज किया जा सकता है बिना किसी परिणाम के। प्रेम शारीरिक ताकत और सहनशीलता के समान है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है, पहले दोहे में प्रेम के धागे को तोड़ने का क्या परिणाम है? इसे आसानी से फिर जोड़ा जा सकता है, ये एक मजबूत बंधन का कारण बन सकता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता और स्थायी नुकसान होता है, ये रिश्ते मजबूत करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सर। थर्ड है, दूसरे दोहे के अनुसार पानी का क्या महत्व है? पानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, पानी सभी जीवित चीजों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, पानी एक विलासिता और अनिवार्य नहीं है, पानी केवल कृषि के लिए काम आता है। तो ये बी जो है, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग। फोर्थ, दूसरे दोहे में पानी के बिना किसी चीज के संकट में आने का उल्लेख नहीं है, किस चीज का? ओके, तो दूसरे दोहे में पानी अगर नहीं रहेगा तो किसको फर्क नहीं पड़ेगा? मोती, मनुष्य, चूना या पौधे? तो दूसरे दोहे में जिसका उल्लेख नहीं है, हालांकि असल में फर्क पड़ता है, लेकिन जिसका उल्लेख नहीं है वो है पौधे, क्योंकि वहां पर बाकी तीनों चीजों का उल्लेख मिलता है। फिफ्थ है, पहले दोहे में रहीम ने प्रेम को किस रूप के माध्यम से वर्णित किया है? एक मजबूत दीवार, एक बहती नदी, एक नाजुक धागा या एक मजबूत किला? तो प्रेम को किस तरह से पेश किया गया है? एक नाजुक धागे की तरह। उसके बाद एक और आपको पठित पद्यांश मिला है यहाँ पे, इसको भी पढ़ते हैं। ये आपकी दूसरी पोइम से है, हिमालय से। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कविता में कौन सा पर्वत उल्लेखित है? किसके बारे में बात हो रही है? तो हिमालय के बारे में बात हो रही है। नदियां लहर रही हैं का क्या संकेत है? नदियों में पानी कम है, नदियां ठहरी हुई है, नदियों में तेज बहाव है या नदियां सूखी हुई है? तो नदियों में तेज बहाव है। आगे देखते हैं, पग पग छहर रही है का सही अर्थ क्या है? हर कदम पर पानी गिर रहा है, हर कदम पर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हर कदम पर रास्ता रुक गया है, हर कदम पर पेड़ है। तो करेक्ट आंसर है हर कदम पर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेणी का अर्थ क्या है? त्रिवेणी का अर्थ है तीन पर्वत, तीन नदियों का संगम, तीन रास्ते या तीन दिशाएं। तो ये है तीन नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। पांचवा है, जगमग छटा निराली का अर्थ क्या है? जगमग छटा निराली, अंधेरा छाया हुआ है, तेज प्रकाश फैला हुआ है, आसमान में बादल है, बारिश हो रही है, तेज प्रकाश फैला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें से कोई 5 आपको करने हैं, इनमें से कोई 5 के उत्तर आपको लिखने हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था उन्होंने? बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कैसे कह सकते हैं बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद के बारे में 4 वाक्य लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो वो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। रहीमन बिबदाहू भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में दिखाता हूँ। तो ये रहे इन सब के आंसर्स। आप चाहें तो स्क्रीन को फ्रीज कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप चाहें तो स्क्रीन को फ्रीज करके देख सकते हो।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट खंड जो है वो है रचनात्मक लेखन। अब रचनात्मक लेखन में क्या है, बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। जन्मदिन के उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना है, ये 5 मार्क्स का है। इसके अलावा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। परिश्रम का महत्व, मेरा प्रिय शिक्षक और जीवन में योग का महत्व, इनमें से किसी एक पर लिखना है। और किसी एक कवि का परिचय देना है, सोहनलाल द्विवेदी और रामप्रसाद बिस्मिल। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश का प्रधानाचार्य को पत्र। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मैंने एग्जाम्पल के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 लखनऊ ले लिया है और डेट डाल दी यहाँ पर, विषय लिख दिया हमने 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु निवेदन। फिर हमारी मेन बॉडी आ गई इस लेटर की, एप्लीकेशन की। महोदय सविनय निवेदन है, मैं आबिदा खान कक्षा 6ठी स की छात्रा हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे तेज बुखार हो रहा है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक 12/9/2024 से 14/9/2024 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी, आबिदा खान कक्षा 6ठी स। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको दी है वो है जन्मदिन का उपहार देने के लिए मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना। तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रिय राजेश, सप्रेम नमस्कार। आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे इतना सुंदर उपहार भेजा। तुम्हारा उपहार मेरे लिए बहुत खास है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्यार भरे उपहार ने मेरे जन्मदिन को और भी खास बना दिया है। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए बहुत अनमोल है और इस तरह के प्यारे उपहार ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत किया है। उम्मीद है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। फिर से धन्यवाद और जल्दी ही मिलने की उम्मीद करता हूँ, तुम्हारा मित्र अमनदीप सिंह। ये दोनों चीजें होने के बाद प्रश्न 9 है कि हमें यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हैं जिनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। मैंने तीनों ही लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है परिश्रम का महत्व। परिश्रम का जीवन में अत्यधिक महत्व है। बिना परिश्रम के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिश्रमी व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं है, आई एम श्योर आप भी नहीं घबराते होंगे, बल्कि वह हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि परिश्रम के बल पर ही बड़े बड़े कार्य सफल होते हैं। चाहे विद्यार्थी जीवन हो जैसे कि आपका या व्यावसायिक जीवन, सफलता का मार्ग परिश्रम से ही प्राप्त होता है। परिश्रम के बिना जीवन नीरस और असफल हो जाता है, इसलिए जीवन में परिश्रम को सर्वोपरि सबसे ऊपर स्थान देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है मेरा प्रिय शिक्षक। तो मेरा प्रिय शिक्षक का नाम हेलो अध्यापक है। मैंने सोचा कोई और तो नाम ले नहीं रहा, मैं खुद ही ले लेता हूँ। वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं, वैसे मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा लेता हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से हमें हर विषय समझाते हैं। उनकी शिक्षण शैली इतनी प्रभावी है कि सभी विद्यार्थी उनकी कक्षा का इंतजार करते हैं। वे न केवल पढ़ाई में ध्यान देते हैं बल्कि नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। नैतिक मूल्य मीन्स मॉरल एजुकेशन। उनका धैर्य, स्नेह और अनुशासन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेरे प्रिय शिक्षक हमें जीवन में सफलता पाने के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वैसे मैंने यहाँ सिर्फ मजाक में आपका अपना नाम लिखा है, आप अपने फेवरेट टीचर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड जो है वो है जीवन में रंग का महत्व। जीवन में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रंग हमारे मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमारे भावनात्मक स्तर को प्रभावित करते हैं, मतलब हमारे इमोशंस को। जीवन में रंग खुशी, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों से हमें प्रेरणा और आनंद मिलता है। सकारात्मकता होती है पॉजिटिविटी। हर रंग का अपना अलग महत्व और प्रतीकात्मकता होती है। महत्व होता है इम्पोर्टेंस और प्रतीकात्मकता मतलब ये प्रतीक है, ठीक है, सजेस्ट करता है किसी न किसी चीज को। जैसे व्हाइट कलर जो है वो सच को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे सफेद शांति का, अच्छा ये आ ही गया, सफेद शांति का, लाल उत्साह का और हरा शांति का और समृद्धि का प्रतीक है। जीवन में रंगों के बिना सब कुछ नीरस और बेरंग सा हो जाता है, इसलिए जीवन को रंगों से भरपूर और खूबसूरत बनाना आवश्यक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है किसी एक कवि का परिचय देना है हमें। या तो सोहनलाल द्विवेदी जी का देंगे या राम प्रसाद बिस्मिल जी का देंगे। मैंने दोनों लिखे हैं, दिखाता हूँ। ये दोनों ही जो
परिचय है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में परिचय आता है तो आई एम श्योर इन दोनों में से एक आपको जरूर मिलना चाहिए। तो पहले सोहनलाल द्विवेदी जी की बात करेंगे। तो सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है पद्मश्री पुरस्कार। सोहनलाल द्विवेदी ने बाल पत्रिका का संपादन भी किया था जिसका नाम था बाल सखा। सोहनलाल द्विवेदी का 1 मार्च 1988 को निधन हुआ था। बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिचय की। तो राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे एक कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। बिस्मिल ने काकोरी कांड की योजना बनाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। तो जो यहाँ काकोरी कांड की जो यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है ये। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था और ये एक डकैती थी एक तरीके से, जिसे काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। ये जो घटना थी ये करीबन 9 अगस्त को 1925 आई थिंक 1925 के आसपास की हुई थी ये। और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लखनऊ से थोड़ा सा दूर हुआ था ये। और जिस शहर में हुई थी उस शहर का नाम था काकोरी। और इस डकैती में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जो नेता थे वो शामिल थे। जैसे कि एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और अशफाक उल्ला खान जी थे, केशव चक्रवर्ती जी थे, बनवारी लाल जी थे। अब आप सोचेंगे कि सर डकैती क्यों हुई थी, तो इस डकैती का जो मेन मोटिव जो अंजाम था वो था ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर हथियार खरीदना और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना। आगे बढ़ते हैं। उनके लिखे गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था। ये बहुत ही फेमस पोएम है, गीत है। और अगर आप चाहें इसको सुनना तो ऐसे तो ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन एक मूवी आई थी बहुत पुरानी जिसका नाम है शहीद। उसमें भगत सिंह जी ये गाना गाते हुए आपको दिख जाएंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गाने को रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। पुराने वाले, नए वालों में बहुत सारे लोगों ने गाया है, बट जो ओरिजिनल जैसा है वो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। तो ये था आपका हिंदी का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ आंसर्स देखने की ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीन को फ्रीज करके देख लीजिएगा। मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए नॉट कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।